Now we will solve some question based on independent events. So the first question is, two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 cards. तो हमें दो कार्ड ड्रॉ करने हैं, दो कार्ड निकालने हैं एट रैंडम. कहाँ से? विदाउट रिप्लेसमेंट. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेस नहीं करना है. फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. तो बोथ कार्ड, दोनों कार्ड जब वन बाय वन ड्रॉ करेंगे तो दोनों ब्लैक आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम let us suppose that S is the sample space. So number of total cards, the first thing is total number of cards, total numbers of cards is equal to 52. Now let B1 is equal to event of getting फर्स्ट ब्लैक कार्ड. तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट ब्लैक कार्ड है उसके आने का जो इवेंट है वो है, हमने मान लिया यहाँ पे B1 जो है वो की इवेंट है पहला ब्लैक आने का, पहला ब्लैक कार्ड आने का जो इवेंट है वो B1 है. नाउ लेट अस सपोज दैट B2 इज इवेंट ऑफ गेटिंग सेकेंड ब्लैक कार्ड. तो दूसरा कार्ड ब्लैक आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका इवेंट हमने B2 ले लिया है. नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1? तो B1 की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो B1 की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा? जो सबसे पहली चीज़ है B1 कार्ड, यानी पहला ब्लैक कब आएगा, पहला ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? Probability of getting first black card is equal to number of black cards upon total number of cards. Total number of cards. Total number of cards. So here we have number of black cards. Total number of black card is 26. एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं. और अगर हम इसे टोटल नंबर ऑफ कार्ड से डिवाइड करें तो ये 52 होगा, जो कि आएगा 1/2. तो हाफ चांसेस है कि हमें B1 ब्लैक कार्ड मिलेगा. हमें हाफ चांसेस है यहाँ पे कि पहला ब्लैक मिलने का जो चांस होगा वो 1/2 होगा. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेकंड ब्लैक बॉल? सेकंड ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी. लेकिन जब सेकंड ब्लैक बॉल हम निकाल रहे हैं तो उस समय तक फर्स्ट ब्लैक बॉल आ चुका था. जब फर्स्ट ब्लैक बॉल आ जाएगा तो सेकंड ब्लैक बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ. देखो हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी निकाली. टोटल हम देखें तो 52 कार्ड्स थे, तो 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया. वन कार्ड इज ड्रॉन. एक कार्ड ड्रॉ हो चुका है. एक कार्ड के ड्रॉ होने के बाद जो नंबर ऑफ कार्ड्स बचे हैं, टोटल कार्ड्स, वो टोटल कार्ड्स हमारे पास अब 51 हो गए हैं. और जो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हैं, जो ब्लैक हैं, वो ब्लैक्स जो हैं वो 25 हैं. टोटल जो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हैं वो 25 हैं. यहाँ पे हमें निकालना है कि सेकंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जब पहला ब्लैक आ चुका. जब पहला ब्लैक आ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्लैक कार्ड होंगे वो कम हो जाएंगे, 1 लेस हो जाएगा. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास अब बचेंगे 25. और जो टोटल कार्ड्स होंगे, क्योंकि एक कार्ड्स तो ड्रॉ हो चुका है, अगर एक कार्ड्स ड्रॉ हो गया है तो नंबर ऑफ कार्ड भी कम होगा 1. तो इसका मतलब जो नई प्रोबेबिलिटी होगी, जो सेकंड ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 25/51 होगी. नाउ what we have to calculate? Now from the question we have to calculate
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग B1 फर्स्ट ब्लैक एज वेल एज द सेकेंड ब्लैक। तो B1 इंटरसेक्शन B2 हमें ये निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है कि सेकेंड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये निकालना है कि अगर हमने दो कार्ड निकाला है तो दोनों ब्लैक आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला ब्लैक मिल जाए और दूसरा भी ब्लैक मिल जाए, मतलब एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड ब्लैक मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन B2। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन B2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन B1। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो B1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 अपॉन B1 इज 25 upon 51. Now the whole probability is 25 upon 102. Now let us solve the second question. The second question is a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. तो हमको एग्जामिन करना है एक बॉक्स ऑफ ऑरेंज। तो बॉक्स ऑफ ऑरेंज को इंस्पेक्ट करने के लिए हमको 3 केवल और केवल 3 रैंडम ऑरेंज सेलेक्ट करने हैं, जो कि ड्रॉ किया जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेस नहीं करना, मतलब दोबारा रखना नहीं है। जब दोबारा रखेंगे नहीं तो नंबर ऑफ जो ऑरेंजेस है वो कम होते रहेगा, एक एक जो उसकी काउंटिंग होगी वो डिक्रीज होते रहेगी, मतलब जो टोटल नंबर होगा वो डिक्रीज करेगा। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर हम 3 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं, एक टोटल जो ऑरेंज का बॉक्स है उसमें से अगर हमने 1 by 1 करके 3 ऑरेंजेस निकाल लिए, अगर तीनों ही हमें गुड मिलेगा, अगर तीनों ही हमें गुड मिलेगा तो बॉक्स जो होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड। अगर तीनों में से एक भी नॉट गुड मिलेगा तो ये बॉक्स जो हो जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, टोटल हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, उसमें से 12 गुड हैं और 3 क्या हैं, बैड 1 है, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो इसको सेल के लिए अप्रूवल मिलेगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। इसके लिए हमें देखो, हमें पहला ऑरेंज भी देखो, यहाँ पे हमें पहला ऑरेंज भी गुड चाहिए, मतलब हमें G1 चाहिए, इसके बाद हमको दूसरा गुड चाहिए और उसके बाद हमको तीसरा भी गुड चाहिए। लेकिन ये गुड तब चाहिए जब पहला गुड आ चुका होगा, और ये तीसरा गुड हमें तब चाहिए जब पहला गुड भी आ चुका होगा एज वेल एज दूसरा गुड भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो टोटल ऑरेंजेस अगर हम बात करें, टोटल ऑरेंजेस हमारे पास 15 हैं। नंबर ऑफ गुड वंस, तो नंबर ऑफ गुड वंस, तो जो गुड वंस हैं उनकी जो टोटल काउंटिंग है वो 12 है, और जो बैड वंस हैं उनकी जो काउंटिंग है वो है 3। नाउ लेट अस सपोज दैट G1 इज इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट गुड ऑरेंज। तो पहला गुड ऑरेंज मिलने की जो इवेंट है वो उसको हमने G1 मान लिया, और G2 इवेंट हो जाएगा, लेट G2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड गुड ऑरेंज। तो सेकंड गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी को हमने G2 मान लिया, और G3 मान लिया इवेंट ऑफ गेटिंग थर्ड गुड ऑरेंज। तो तीसरा गुड ऑरेंज मिलेगा, इसको हमने मान लिया कि ये जो इवेंट है वो G3 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब पहला गुड आएगा, जब हमने एक बॉल ड्रॉ किया, लेट अस सपोज कि बॉक्स है उसमें 15 ऑरेंजेस हैं, टोटल 15 ऑरेंजेस हैं, इसमें से हमने एक ऑरेंज निकाला, पहला G1 निकाला, तो टोटल इसके पास कितने गुड थे, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस। तो इनिशियली गुड ऑरेंजेस कितने थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस,
अपॉन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस कितने हैं, अगर हम देखें तो 12 हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 15 हैं। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 4/5। नाउ अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड गुड, लेकिन तब जब हमें पहला गुड मिल चुका है। तो जब पहला गुड मिल जाएगा और उस गुड ऑरेंज को अगर हमने अलग से रख लिया, यानी रिप्लेस नहीं किया, यानी रिप्लेस नहीं करना मतलब उसको दोबारा नहीं रखना है। जब दोबारा नहीं रखेंगे तो जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो एक रिड्यूस हो जाएगा, और नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस भी क्या होगा, एक रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस है वो एक रिड्यूस होगा, मतलब 11 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस भी कम हो जाएगा, एक रिड्यूस होगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। मतलब हमें क्या करना है, -1 इसमें भी करना है, इसमें भी कर लेना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक कम हो गया, और क्योंकि एक गुड वन पहला गुड आ चुका है तो उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है, मतलब उसको रखना है, एक नया ऑरेंज निकालना है। तो क्योंकि नंबर ऑफ गुड ऑरेंज कम हो चुका है, टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस 11 है, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो 14 है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको एज इट इज रहने देंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड गुड वन व्हेन द फर्स्ट 2 गुड वंस आर अकर्ड, यानी पहले 2 गुड मिल चुके हैं और दोनों को हमने रख लिया है, दोनों को रिप्लेस नहीं किया, मतलब 2 गुड ऑरेंजेस हमने निकाल के रख लिए हैं, इसको हमने रिप्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे जो टोटल जो ऑरेंजेस है वो हो गए हैं 13, टोटल 13 है, और जो गुड वन है वो टोटल 10 हो गए हैं, मतलब 2 रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस हैं वो 10 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो हैं वो हमारे पास 13 है। तो जो आंसर होगा यहाँ पे गेटिंग थर्ड गुड व्हेन द फर्स्ट 2 गुड्स आर अकर इज 10/13। अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट गुड एंड सेकेंड गुड एंड थर्ड गुड, यानी हमको तीनों गुड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो निकालनी है। मतलब हमें यहाँ पे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 अपॉन G1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग G2 when G1 is occurred into probability of G3 when G1 and G2 both are occurred। तो इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ रखेंगे दिस विल बी 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10/13। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 44/91। The third question is a fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. तो हमको चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है और तुरंत बाद हमें क्या करना है, एक डाई को भी रोल करना है, दोनों साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो सैम्पल स्पेस बनेगा वो है कि फेयर कॉइन, जब हम फेयर कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा, जब हेड आएगा और मान लेते हैं डाई में 1 आ सकता है, तो इसमें लिखेंगे 1, H,1 फिर H,2 H,2 H,3 H,4 H,5 H,6। सिमिलर मैनर में टेल के साथ भी 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, एंड लास्ट वन टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सैम्पल स्पेस है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो ए जो है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग 3 on the die।
तो हम यहाँ पे ए में देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो हेड हमें दिख रहा है कि हेड 1 के साथ, हेड 2 के साथ, हेड 4 के साथ, हेड 5 के साथ और हेड 6 के साथ। ये पूरा सेट ए है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए के पास वो टोटल 6 होंगे। नाउ बी के पास अगर हम देखें तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। अगर बी जो है वो इवेंट ऑफ गेटिंग 3 ऑन डाई है, तो डाई पे अगर 3 आ रहा है तो कॉइन पे हेड आ सकता है या फिर हो सकता है कॉइन पे टेल आ रहा हो। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर हम काउंट करें वो हमारे पास 2 है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी दोनों इवेंट्स का कंबाइन फॉर्म है। तो कंबाइन फॉर्म का मतलब दोनों में कॉमन, तो कॉमन जो है वो एलिमेंट है H,3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें निकालनी है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं ए और बी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है वो फॉर्मूला सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो टोटल सैंपल स्पेस में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा हमें 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6/12 is equal to 1/2, and the number of element in B is equal to 2/12 is equal to 1/6. Now we will calculate probability of A into probability of B. We will get 1/2 multiply 1/6 is equal to 1/12. Now it is clear that probability of A intersection B, the value of probability of A intersection B, this is equal to probability of A into probability of B. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो probability of A intersection B इक्वल है, इसके इक्वल है probability of A intersection B के। Therefore A and B are Therefore A and B are independent events। इसलिए A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है किसी भी इवेंट्स के लिए तो यहाँ पे दोनों इवेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। Now let us solve the next question. The next question is a die mark 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even। तो यहाँ पे हमें एक डाई को रोल करना है, जिसमें 1, 2, 3 रेड में है और 4, 5, 6 ग्रीन में है। तो जो डाई होगा उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आएगा या फिर 4, 5, 6 आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 1, 2, 3 आता है तो वो रेड कलर का होगा और अगर 4, 5, 6 आता है तो वो ग्रीन कलर का होगा। तो इवेंट ए इज इक्वल टू है द नंबर इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर बी इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग रेड। तो इवेंट बी में अगर हम देखें तो हमें मिलने वाला है 1, 2, 3। इवेंट ए की बात करें तो हमें इवन नंबर्स का कलेक्शन करना 2, 4, 6। नो हमें ये देखना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। सो अगर हम
नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 3, but the number of element in A intersection B is equal to 1 and the total number in the sample space is equal to 6. Now we have to calculate the probability of A intersection B. The probability of A intersection B is equal to number of element in A intersection B upon total number of sample space. This will be equal to 1 upon 6. अब अगर हम कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन टोटल नंबर इन द सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस. दिस विल बी इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2. नाउ अगर हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं तो इसके लिए हमें पी ए इंटू पी बी निकालना पड़ेगा. नाउ पी ए इंटू पी बी, द वैल्यू ऑफ पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. दिस विल बी इक्वल टू 1/4. नाउ क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी. मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर इंडिपेंडेंट होता तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. Now the question number 5 is E and F be event with probability of E is equal to 3/5. Probability of E given है is equal to 3/5. Probability of F भी given है, ये है 3/10. Probability of E intersection F is equal to 1/5. तो हमें यहाँ पे बताना है क्या E और F इंडिपेंडेंट है. जस्ट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F कैलकुलेट करना है. तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू होगी 3/5 इंटू 3/10. दिस विल बी इक्वल टू 9/50. सो क्लियरली probability of E intersection F is not equal to probability of E into probability of F. Therefore E and F are dependent events, or you can say not independent events. Now question number 6 is A and B are two events such that probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2 and probability of A intersection B is equal to 1/8. Find probability of not A and not B. तो यहाँ पे हमें probability of not A and not B निकालना है. मतलब हमें निकालना है probability of not A intersection, probability of intersection not B. तो यहाँ पे गिवन है probability of A. तो probability of A अगर 1/4 है, अगर probability of A 1/4 है, this implies probability of not A. probability of not A is equal to 1 minus probability of A होता है. तो इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 minus 1/4 is equal to 3/4. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B is equal to 1/2. दिस implies probability of not B is equal to 1 minus probability of B.
is equal to 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. Now we have probability of A intersection B is equal to 1 by 8, and if we calculate probability of A into probability of B, this is also 1 by 4 multiply 1 by 2 is equal to 1 by 8. So clearly A and B, clearly probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B implies A and B are independent. तो अगर probability of A intersection B इक्वल होता है probability of A into probability of B के, तो A and B independent event होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे A and B are independent events. Independent events Now if A and B are independent event, so this implies not A and not B are also, तो अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A नॉट और B नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. So if A naught and B naught are independent event, therefore the value of probability of not A intersection probability of not B ये इक्वल होगा probability of not A into probability of B not के. तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो probability of not A की वैल्यू 3/4 है and probability of not B की जो है probability 1/2 है. So when we multiply it, we will get 3/8. Now let us solve question number 7. The question number 7 is event A and B are such that probability of A is equal to 1/2, probability of B is equal to 7/12 and probability not A or not B is equal to 1/4. State whether A and B are independent. तो यहाँ पे और है, और का मतलब यूनियन होता है, मतलब यहाँ पे गिवन है. क्या गिवन है? जो सबसे पहली चीज़ गिवन है वो probability of A है, वो है 1/2. probability of B है वो है 7/12 और probability of not A यूनियन not B इज इक्वल टू 1/4 है. तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो यहाँ से हम सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी. दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that is 1 minus 7/12 is equal to 5/12. Now we will try to find probability of not A intersection not B. Now we know that the formula, हमें फॉर्मूला जैसे कि पता है कि not A union not B है, तो ये इक्वल हो जाएगा probability of not A plus probability of not B minus probability of not A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी. तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी. सो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू 11/12 and it will be 1/4 will become minus, we will get 11 minus 3. On solving we will get 8/12. On solving we will get 2/3. Now we will solve the question number 8. The question number 8 is probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. तो यहाँ पे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ए के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, बी के प्रॉब्लम के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी क्या
प्रोबेबिलिटी है कि अगर हमने क्वेश्चन दिया, हमने ए और बी दोनों को क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो ए के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो यहाँ पे कुछ केसेस होंगे, कुछ केस राइम होंगे। पहला केस ये होगा कि ए सॉल्व्ड बट बी डजंट सॉल्व, बट बी डज नॉट सॉल्व इट। या फिर हो सकता है कि बी सॉल्व कर दे बट ए सॉल्व ना कर पाए, ये भी हो सकता है। या फिर थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि ए एंड बी बोथ सॉल्व द प्रॉब्लम, और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ए एंड बी बोथ डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि दोनों में से किसी ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे 4 केसेस राइज होंगे, या तो ए ही सॉल्व करेगा, बी नहीं सॉल्व कर पाएगा, या तो बी सॉल्व करेगा, ए नहीं सॉल्व कर पाएगा, या तो दोनों सॉल्व कर देंगे, या फिर होगा कि दोनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो जानी चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब या तो ये हो जाएगा, अगर ए सॉल्व कर देता है, बी भले ही नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो जाएगा जब कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो या तो ए सॉल्व कर दें, अगर बी नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी ने सॉल्व कर दिया, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ने सॉल्व कर दिया। तो 3 केसेस ऐसे हैं जिनकी अगर हमने प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया तो हमें ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 एराइज होगा तो ये एराइज नहीं होगा, तो ये नॉट की कंडीशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल कर, तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल कर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या फिर अगर हम चाहें तो 4th केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में माइनस करेंगे तो हमें तब भी ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी हम ये निकाल लेते हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। किसी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय एनीवन। ठीक है, नॉट सॉल्व्ड, तो सॉल्व्ड अगर नहीं हो रही है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको जो ज़रूरत होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अगेन हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, जब ए और बी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट ए और नॉट बी का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर ए और इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉट ए और नॉट बी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो मल्टीप्लाई है वो नॉट ए नॉट बी की इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटीज़ के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 चांसेस है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नाउ द आंसर, नाउ वी विल कैलकुलेट इज सॉल्व्ड। तो नॉट सॉल्व और सॉल्व दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है 1 माइनस लिखना है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉट है। ठीक है, सॉल्व और नॉट सॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हमें 1 में से अगर दूसरी प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमें पहली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 - 1/3 करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। अगर 1/3 चांस है प्रोबेबिलिटी सॉल्व, अगर 1/3 चांस है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया है, तो जाहिर सी बात है 2/3 चांस होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी।
नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो केस था कि ए सॉल्व, अगर एक ही सॉल्व कर रहा है तो या तो हो सकता है ए सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी डज नॉट, बी डज नॉट। ए ने सॉल्व किया लेकिन बी ने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर हो सकता है सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि बी ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम को लेकिन ए सॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसे कंडीशन में हमें दोनों केसेस की यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो और होगी, क्योंकि दो अलग अलग केसेस हैं। तो ऐसे केस में और काम करता है, यहाँ पे हमें यूनियन निकालना पड़ेगा दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का। यहाँ पे हमें, यहाँ पे और का केस है तो यहाँ पे हमें दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो पहली बार अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर उसके बाद हमें इंटरसेक्शन लेना होगा बी नॉट का। तो अगर हम ए की वैल्यू देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है, तो क्योंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ए नॉट और सिंस, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए और बी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऐसे केस में ए एंड बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आंसर आएगा। अगेन हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सेकंड देखें, सेकंड जो केस है, सेकंड केस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेकंड केस में जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी एग्जैक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आइदर ए सॉल्व द प्रॉब्लम और बी सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी exactly one of them, probability that exactly one of them मतलब A and B में से कोई एक सॉल्व कर रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट में ऐड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/3 प्लस 1/6, दिस विल बी इक्वल टू 2 plus 1, this will be equal to 3/6 means 1/2।